नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक ऐसे कानून की परतें खोल रहे हैं जिसने कई सालों तक भारत के औद्योगिक जगत पर गहरी छाप छोड़ी। बीमार औद्योगिक कंपनी विशेष प्रावधान अधिनियम 1985 यानी सिका। बिल्कुल। और हमारे पास इसका विश्लेषण करने के लिए स्रोत के तौर पर खुद इस अधिनियम का मूल पाठ मौजूद है। हमारा मकसद है इसके पीछे की सोच, इसकी मुख्य विशेषताएं और इसने औद्योगिक पुनर्वास के लिए जो व्यवस्था बनाई थी उसे समझना। 1985 का दौर, उस समय भारत में औद्योगिक रुग्णता मतलब इंडस्ट्रियल सिकनेस एक बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही थी, है ना? हाँ, बिल्कुल। क्या सिका इसी चुनौती से निपटने के लिए सरकार का एक बड़ा कदम था? हाँ, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। सिका को लाने का मुख्य उद्देश्य यही था कि जो औद्योगिक इकाइयां बीमार हो रही हैं या समझ लीजिए बीमार होने की कगार पर हैं, उनका समय रहते पता लगाया जाए। अच्छा। फिर विशेषज्ञों की मदद से उनके लिए सुधार के उपाय तय किए जाएं और उन्हें तेजी से लागू किया जाए, ताकि राष्ट्रीय संसाधनों की बर्बादी रोकी जा सके। इसे जनहित में उठाया गया कदम बताया गया। और जहां तक मुझे याद है, इसका एक संवैधानिक आधार भी था। मतलब इसे सिर्फ एक आर्थिक कानून की तरह नहीं देखा गया था। सही कहा। अधिनियम खुद ये घोषणा करता है कि ये संविधान के नीति निदेशक सिद्धांतों, खासकर अनुच्छेद 39 बी और सी को प्रभावी करने के लिए है। अच्छा, अनुच्छेद 39 बी और सी। हाँ, इसका मतलब है कि सरकार ये सुनिश्चित करना चाहती थी कि देश के जो भौतिक संसाधन हैं, उनका नियंत्रण और वितरण इस तरह हो कि उससे समाज का भला हो और अर्थव्यवस्था इस तरह ना चले कि धन और उत्पादन के साधन वो कुछ ही हाथों में केंद्रित हो जाएं। तो बीमार कंपनियों को पुनर्जीवित करके कहीं ना कहीं इसी लक्ष्य को साधने की कोशिश थी। दिलचस्प है कि इसे इतने बड़े फलक पर देखा गया। अच्छा, ये कानून किस तरह की कंपनियों पर लागू होता था? क्या हर कंपनी इसके दायरे में आती थी? नहीं, शुरुआत में ये मुख्य रूप से अनुसूचित उद्योगों पर लागू होता था। मतलब शेड्यूल्ड इंडस्ट्रीज, जैसा कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951 में बताया गया है। ओके। हालांकि जहाज निर्माण या जहाजों से जुड़े उद्योग को शुरू में बाहर रखा गया था, पर बाद में सरकार उसे भी शामिल कर सकती थी। तो मूलतः ये औद्योगिक उत्पादन में लगी कंपनियों के लिए था। ठीक है। अब किसी कंपनी को इस कानून के तहत बीमार कब माना जाता था, ये जानना बहुत जरूरी है मेरे ख्याल से, क्योंकि इसी पर पूरी प्रक्रिया टिकी थी। हाँ, ये सिका की सबसे महत्वपूर्ण परिभाषाओं में से एक है। देखिए, 1993 में एक संशोधन हुआ था। उसके बाद बीमार औद्योगिक कंपनी वो कंपनी थी जो कम से कम 5 साल से पंजीकृत हो। 5 साल से? जी। और जिसके किसी वित्तीय वर्ष के अंत में उसके कुल संचित घाटे, मतलब एक्यूमुलेटेड लॉसेस, उसकी पूरी नेटवर्थ के बराबर या उससे ज्यादा हो गए हों। यानी संचित घाटा नेटवर्थ को पूरी तरह या उससे ज्यादा खा जाए। और नेटवर्थ का मतलब क्या था यहाँ? ठीक ठीक। नेटवर्थ यानी कंपनी की चुकता पूंजी, पेड अप कैपिटल, और फ्री रिजर्व्स का जोड़। अच्छा। फ्री रिजर्व में आमतौर पर वो रिजर्व आते थे जो लाभ से बनाए गए हों, कुछ खास किस्म की रिजर्व को छोड़कर। तो सरल शब्दों में कहें तो जब कंपनी की अपनी जमा पूंजी और कमाए हुए लाभ से ज्यादा उसके घाटे हो जाते थे, तब वो बीमार मानी जाती थी। समझ गए। तो जब कोई कंपनी इस स्थिति में पहुंच जाती थी, तो उसके लिए एक पूरी व्यवस्था बनाई गई थी। इसके लिए कौन सी खास संस्थाएं गठित की गई? इसमें मुख्य रूप से 2 संस्थाएं थीं। पहली और सबसे महत्वपूर्ण, औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड यानी बायफोर, बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। बाइफा, हाँ। और दूसरी, बायफोर के फैसलों के खिलाफ अपील सुनने के लिए औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण के लिए अपीलीय प्राधिकरण यानी AIFR, अपीलेट अथॉरिटी फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। BIFR और AIFR, ये नाम तो बहुत सुने हैं। इनमें किस तरह के लोग होते थे? क्या ये सरकारी अधिकारी थे या जज या फिर इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स? देखिए, प्रावधान ये था कि इनमें उच्च स्तर की विशेषज्ञता वाले लोग हों, जैसे कि वो लोग जो हाई कोर्ट के जज हों या रह चुके हों या बनने के योग्य हों, या फिर जिन्हें विज्ञान, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स, बैंकिंग, इंडस्ट्री, लॉ, लेबर मैटर्स, इंडस्ट्रियल फाइनेंस, मैनेजमेंट, रिकंस्ट्रक्शन, इन जैसे क्षेत्रों में कम से कम 15 साल का विशेष ज्ञान और अनुभव हो। ओह, काफी अनुभवी लोग। हाँ, और AIFR के अध्यक्ष के लिए तो सुप्रीम कोर्ट का जज होना या कम से कम 5 साल हाई कोर्ट का जज होना जरूरी था। कोशिश यही थी कि इन संस्थाओं में समझ और अनुभव का सही मिश्रण हो।
यानी ये कोई साधारण प्रशासनिक निकाय नहीं थे, बल्कि काफी शक्तिशाली और विशेषज्ञ संस्थाएं थीं। बिल्कुल, कानून ने इन्हें सिविल कोर्ट जैसी शक्तियां दी थीं। ये गवाहों को बुला सकते थे, उनसे शपथ पर बयान ले सकते थे, दस्तावेज मंगवा सकते थे, किसी भी अदालत या दफ्तर से रिकॉर्ड तलब कर सकते थे। अच्छा। जी, और इनकी कार्रवाई को न्यायिक कार्रवाई का दर्जा प्राप्त था। ये स्वतंत्र रूप से जांच और फैसले करने में सक्षम थे। तो ये संस्थाएं बन गई। अब आते हैं असल प्रक्रिया पर। किसी कंपनी का मामला बाइफर तक पहुंचता कैसे था? क्या कंपनी खुद बताती थी या कोई और भी बता सकता था? इसके मुख्यतः दो रास्ते थे, जैसा कि धारा 15 में बताया गया है। पहला और सबसे आम, जब कंपनी खुद बीमार हो जाती थी, मतलब वही संचित घाटा नेटवर्थ के बराबर या ज्यादा, तो ये उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जिम्मेदारी थी। अच्छा। कि वो ऑडिटेड खाते फाइनल होने के 60 दिनों के भीतर बीआईएफआर को इसकी सूचना दे। मतलब कंपनी को खुद ही अपनी बीमारी की रिपोर्ट करनी होती थी। लेकिन अगर वो ऐसा ना करे तो ऐसा भी तो हो सकता है। हाँ, बिल्कुल हो सकता था। तो यहीं दूसरा रास्ता काम आता था। केंद्र सरकार, रिजर्व बैंक, राज्य सरकारें, सार्वजनिक वित्तीय संस्थान जैसे आईडीबीआई, आईएफसीआई वगैरह, या कोई भी अनुसूचित बैंक, हाँ। अगर उन्हें लगता कि कोई कंपनी बीमार हो गई है तो वो बाइफर को सूचित कर सकते थे। तो एक तरह से निगरानी का तंत्र भी था। ठीक है। सूचना मिलने के बाद बाइफर क्या तुरंत कोई फैसला ले लेता था या पहले जांच होती थी? नहीं, पहले जांच होती थी। धारा 16 के तहत बाइफर ये पता लगाता था कि क्या कंपनी वाकई में परिभाषा के अनुसार बीमार है, और इस काम में तेजी लाने के लिए बाइफर किसी ऑपरेटिंग एजेंसी को भी नियुक्त कर सकता था। ऑपरेटिंग एजेंसी, इसका क्या मतलब है? ये कौन होते थे? ऑपरेटिंग एजेंसी आमतौर पर कोई पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कोई बैंक या राज्य स्तर का कोई संस्थान होता था, जिसे बाइफर जांच करने या बाद में पुनर्वास योजना बनाने का काम सौंपता था। अच्छा, मतलब बाइफर के सहायक की तरह? हाँ, एक तरह से ये बीआईएफआर के सहायक विशेषज्ञ के तौर पर काम करते थे। जांच का मकसद होता था कंपनी की सही वित्तीय स्थिति का पता लगाना। इस जांच प्रक्रिया के दौरान क्या कंपनी सामान्य रूप से काम करती रहती थी? हाँ, सामान्यतः तो हाँ, लेकिन बीआईएफआर अगर चाहे तो कंपनी के हितों की रक्षा के लिए या जनहित में कंपनी के बोर्ड में स्पेशल डायरेक्टर्स नियुक्त कर सकता था, ताकि प्रबंधन पर नजर रखी जा सके। और इसी संदर्भ में मैंने सुना है कि बाद में सारफासी एक्ट 2002 आने से बीआईएफआर की भूमिका पर कुछ असर पड़ा था। वो क्या था? हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बदलाव था। देखिए, सारफासी एक्ट ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों को अपने सुरक्षित कर्जों की वसूली के लिए ज्यादा अधिकार दे दिए। हाँ, वो तो है। तो सिका में संशोधन करके ये जोड़ा गया कि अगर किसी सिक्योरिटाइजेशन कंपनी ने सरफेसी के तहत कंपनी की संपत्ति पर अधिकार कर लिया है, तो उसका मामला बीआईएफआर में नहीं जा सकता। ओह। और अगर मामला पहले से बीआईएफआर में है, लेकिन सुरक्षित लेनदारों ने, मतलब जिनका 75% या ज्यादा बकाया है, उन्होंने सारफेसी के तहत वसूली शुरू कर दी है, तो बीआईएफआर में चल रही कार्रवाई स्वतः समाप्त हो जाती थी, मतलब अबेट हो जाती थी। तो सारफेसी ने एक तरह से बीआईएफआर के अधिकार क्षेत्र को सीमित कर दिया, खासकर सुरक्षित लेनदारों के मामले में। खैर, उन मामलों में जहां बीआईएफआर की कार्यवाही जारी रहती थी, जांच पूरी होने के बाद अगला कदम क्या होता था? जांच के बाद बीआईएफआर ये तय करता था कि क्या कंपनी के लिए ये संभव है कि वो एक उचित समय के भीतर अपनी नेटवर्थ को फिर से सकारात्मक बना ले, मतलब क्या वो वायबल हो सकती है। अगर बीआईएफआर को लगता कि हाँ, कंपनी सुधर सकती है, तो वो कंपनी को खुद ही सुधरने का मौका देता था, कुछ शर्तों के साथ। उसे एक निश्चित समय दिया जाता था अपनी नेटवर्थ को ठीक करने के लिए। और अगर बीआईएफआर को लगता कि कंपनी का अपने आप सुधरना मुश्किल है लेकिन उसे बचाया जा सकता है, तब बीआईएफआर किसी ऑपरेटिंग एजेंसी को एक विस्तृत पुनर्वास योजना, मतलब रिहैबिलिटेशन स्कीम तैयार करने का निर्देश देता था। यही साइका का मुख्य उद्देश्य था, कंपनियों को बंद करने की बजाय बचाने की कोशिश करना। इस पुनर्वास योजना में किस तरह के उपाय हो सकते थे? क्या ये सिर्फ पैसों का इंतजाम करना था या कुछ और भी? नहीं, ये काफी व्यापक हो सकता था। धारा 18 में कई विकल्प दिए गए थे, जैसे कंपनी का वित्तीय पुनर्निर्माण, मतलब कर्ज को इक्विटी में बदलना, नया निवेश लाना वगैरह। ठीक। प्रबंधन में बदलाव, या सरकार या किसी और एजेंसी द्वारा प्रबंधन का अधिग्रहण। बीमार कंपनी का किसी स्वस्थ कंपनी के साथ विलय, यानी अमेलगमेशन। हाँ, मर्जर। हाँ, मर्जर। कंपनी की कुछ संपत्तियों या पूरे उपक्रम को बेचना या लीज पर देना। कर्मचारियों की संख्या या प्रबंधन संरचना में बदलाव,
वो क्या कहते हैं, युक्तिकरण, रैशनलाइजेशन। युक्तिकरण यानी रैशनलाइजेशन। इसका मतलब अक्सर नौकरियों में कटौती या भूमिकाओं का पुनर्गठन होता होगा। हाँ, व्यवहारिक रूप से इसका मतलब अक्सर यही होता था। हालांकि कानून कहता था कि ये नियमों के अनुसार होना चाहिए। ये योजना का एक संवेदनशील हिस्सा होता था, जाहिर है। योजना बन गई, अब उसे मंजूरी कैसे मिलती थी? क्या बीआईएफआर सीधे लागू कर देता था? नहीं, एक प्रक्रिया थी। ऑपरेटिंग एजेंसी योजना का मसौदा मतलब ड्राफ्ट स्कीम बनाती थी, जिसे बीआईएफआर जांचता था। ओके। फिर ये मसौदा बीमार कंपनी, ऑपरेटिंग एजेंसी और अगर विलय हो रहा है तो दूसरी कंपनी को भेजा जाता था। साथ ही इसका सारांश अखबारों में छपता था ताकि आम जनता, शेयरधारक, लेनदार, कर्मचारी ये सब लोग अपने सुझाव या आपत्तियां दे सकें। यानी इसमें पारदर्शिता और सभी पक्षों को सुनने का प्रयास था। बिल्कुल। सभी सुझावों और आपत्तियों पर विचार करने के बाद ही बीआईएफआर योजना को अंतिम मंजूरी यानी सैंक्शन देता था। और एक बार मंजूरी मिलने के बाद ये योजना सभी संबंधित पक्षों पर बाध्यकारी मतलब बाइंडिंग हो जाती थी। सभी पर मतलब कंपनी, शेयरधारक, लेनदार, कर्मचारी, सब पर? हाँ, सब पर। चाहे वो सहमत हो या ना हो, एक बार योजना सैंक्शन हो गई तो वो लागू होती थी। लेकिन कई बार ऐसी योजनाओं में सरकारी मदद, बैंकों से नए ऋण या रियायतों की जरूरत पड़ती होगी। क्या इसके लिए भी प्रावधान था? हाँ, धारा 19 इसी से संबंधित थी। अगर योजना में सरकार, बैंकों या वित्तीय संस्थानों से किसी भी तरह की वित्तीय सहायता, गारंटी या रियायत शामिल है, तो उन सभी संबंधित संस्थाओं की सहमति लेनी जरूरी थी। अच्छा, सबकी सहमति जरूरी थी। जी। अगर कोई सहमति नहीं देता तो बीआईएफआर योजना को शायद मंजूर न कर पाए और उसे कंपनी को बंद करने जैसे दूसरे विकल्पों पर विचार करना पड़ता। तो ये पुनर्वास योजना तो ठीक है, लेकिन क्या हमेशा कंपनी को बचाने की ही कोशिश होती थी, या बीआईएफआर ये भी कह सकता था कि भाई ये कंपनी अब नहीं बच सकती? हाँ, बिल्कुल। अगर जांच और सुनवाई के बाद बीआईएफआर की राय बनती थी कि कंपनी वायबल नहीं हो सकती, उसकी नेटवर्थ को सुधारना संभव नहीं है और उसे बंद करना ही सबके हित में है, तो धारा 20 के तहत बीआईएफआर अपनी ये राय संबंधित हाईकोर्ट को भेज सकता था। हाईकोर्ट को? हाँ। फिर हाईकोर्ट कंपनी अधिनियम के तहत परिसमापन मतलब वाइंडिंग अप की कार्रवाई शुरू करता था। बीआईएफआर खुद भी कंपनी की संपत्ति बिकवा सकता था कुछ मामलों में। अब आते हैं उस प्रावधान पर जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा होती थी, धारा 22। ये क्या था और क्यों इतना महत्वपूर्ण माना जाता था? धारा 22, हाँ, वो सिक्का का एक तरह से सुरक्षा कवच था। इसके तहत जब किसी कंपनी का मामला बीआईएफआर में जांच, योजना निर्माण या योजना लागू होता था या एएआईएफआर में अपील लंबित होती थी, हाँ। तो बीआईएफआर या एएआईएफआर की सहमति के बिना उस कंपनी के खिलाफ कई तरह के कानूनी कार्रवाइयां रुक जाती थी। किस तरह की कार्रवाइयों? जैसे कंपनी को बंद करने मतलब वाइंडिंग अप की कोई कार्रवाई शुरू या जारी नहीं रखी जा सकती थी। कंपनी की संपत्ति की कुर्की मतलब डिस्ट्रेस या नीलामी एग्जीक्यूशन नहीं हो सकती थी। उसके लिए कोई रिसीवर नियुक्त नहीं किया जा सकता था। और सबसे महत्वपूर्ण, कंपनी से पैसे वसूलने या किसी गारंटी को लागू करने के लिए कोई नया मुकदमा दायर नहीं किया जा सकता था। और अगर कोई पुराना मुकदमा चल रहा है तो वो भी आगे नहीं बढ़ सकता था। वाह! तो मतलब जब तक मामला बीआईएफआर के पास है, कंपनी को लेनदारों और कानूनी झंझटों से लगभग पूरी तरह मोहलत मिल जाती थी। ये तो बहुत बड़ा प्रोटेक्शन था। हाँ, काफी हद तक। इसका उद्देश्य था कि कंपनी को उभरने और पुनर्वास योजना पर काम करने के लिए सांस लेने का मौका मिले, बिना लगातार कानूनी दबाव के। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये था कि लेनदारों, खासकर छोटे सप्लायर्स या असुरक्षित लेनदारों को अपना पैसा वापस पाने के लिए कई बार लंबा इंतजार करना पड़ सकता था। यह हमेशा एक संतुलन बनाने वाली बात थी। क्या इस धारा 22 का दुरुपयोग होने की भी शिकायतें आती थीं कि कंपनियां सिर्फ लेनदारों से बचने के लिए बीआईएफआर चली जाती थीं और मामला लंबा खींचती थीं? हाँ, यह आलोचना अक्सर सुनने को मिलती थी कि कुछ कंपनियां जानबूझकर देरी करती थीं या प्रक्रिया का फायदा उठाकर लेनदारों को टालती थीं। हालांकि कानून में बीआईएफआर की सहमति का प्रावधान था, लेकिन प्रक्रिया वो लंबी खिंच सकती थी, ये सच है। अच्छा, क्या सिर्फ पूरी तरह बीमार होने पर ही बीआईएफआर दखल देता था या कुछ शुरुआती चेतावनी की भी संकेत थे जिन पर एक्शन होता था? एसआईसीए में संभावित रूप से बीमार मतलब पोटेंशियली सिक कंपनियों के लिए भी एक प्रावधान था, धारा 23। पोटेंशियली सिक? हाँ, अगर किसी कंपनी का संचित घाटा पिछले 4 सालों के उसके पीक नेटवर्थ मतलब जो भी उच्चतम नेटवर्थ रही हो उन 4 सालों में
उसके 50% या उससे ज्यादा हो जाता था, आधा या उससे ज्यादा। जी, तो उसे बीआईएफआर को रिपोर्ट करना होता था और शेयर धारकों की एक बैठक बुलानी पड़ती थी। ये एक तरह का अर्ली वार्निंग सिस्टम था। तो अगर कंपनी आधी बीमार हो गई है तो भी नजर रखी जाती थी। अच्छा। और अगर जांच में पता चले कि कंपनी की इस हालत के लिए उसका प्रबंधन ही जिम्मेदार है, मान लीजिए उन्होंने कोई गड़बड़ी की है, तब क्या? इसके लिए धारा 24 में दुराचार कार्रवाई यानी मिसफीसेंस प्रोसीडिंग्स का प्रावधान था। अगर बाइफर को लगता कि किसी डायरेक्टर, मैनेजर या किसी कर्मचारी ने कंपनी के पैसे या संपत्ति का दुरुपयोग किया है या विश्वासघात किया है, तो बाइफर उसे वो पैसा या संपत्ति ब्याज सहित लौटाने का आदेश दे सकता था। क्या सिर्फ पैसा लौटाना ही काफी था या कोई और सजा भी थी? अगर बोर्ड को लगता कि गड़बड़ी जानबूझकर और कंपनी के हितों के खिलाफ की गई है, तो वो ऐसे दोषी व्यक्तियों को या उनकी फर्मों या कंपनियों को भविष्य में 10 साल तक बैंकों या वित्तीय संस्थानों से कोई भी वित्तीय सहायता लेने से रोक सकता था। 10 साल तक? हाँ, ये तो बहुत बड़ा कदम था। हाँ, ये प्रबंधन में जवाबदेही लाने की एक कोशिश थी। तो बाइफर के पास काफी अधिकार थे। क्या उसके फैसलों को चुनौती दी जा सकती थी? कहीं अपील हो सकती थी? हाँ, बीआईएफआर के आदेशों के खिलाफ 45 दिनों के भीतर अपीलीय प्राधिकरण मतलब एआईएफआर में अपील की जा सकती थी। एआईएफआर उस आदेश की पुष्टि कर सकता था, उसे बदल सकता था, रद्द कर सकता था या मामला वापस बीआईएफआर को भी भेज सकता था। लेकिन क्या इन मामलों को सामान्य सिविल कोर्ट में ले जाया जा सकता था? जैसे कोई कंपनी बीआईएफआर के फैसले से खुश नहीं है, तो क्या वो हाई कोर्ट जा सकती थी? नहीं, धारा 26 ने सिविल कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को स्पष्ट रूप से वर्जित कर दिया था। मतलब बार ऑफ ज्यूरिसडिक्शन। सीआईसीए से जुड़े मामलों पर फैसला करने का अधिकार सिर्फ बीआईएफआर और एआईएफआर को ही था। कोई और अदालत इसमें दखल नहीं दे सकती थी या इनके आदेशों पर रोक नहीं लगा सकती थी। अच्छा, ये भी महत्वपूर्ण बात है। और इस कानून का दूसरे कानूनों पर क्या असर था? क्या साइका बाकी सब पर भारी पड़ता था? हाँ, काफी हद तक। धारा 32 ये कहती थी कि साइका के प्रावधान और इसके तहत बनी योजनाएं कुछ विशेष कानूनों को छोड़कर, जैसे फेरा, अर्बन लैंड सीलिंग एक्ट, ओके। बाकी सभी कानूनों, कंपनी के मेमोरेंडम, आर्टिकल्स या किसी भी अनुबंध पर प्रभावी होंगे, भले ही उनमें कोई विरोधी बात क्यों न लिखी हो। इसे ओवरराइडिंग इफेक्ट कहते हैं। मतलब सिका की बात ऊपर रहेगी। और अगर कोई इन प्रावधानों का उल्लंघन करे या बीएफआईआर को गलत जानकारी दे, तो क्या सजा थी? धारा 33 में इसके लिए सजा का प्रावधान था, 3 साल तक की साधारण कैद और जुर्माना। तो कुल मिलाकर अगर हम सिका को समेटना चाहें तो इसका सार क्या निकलता है? ये किस तरह का कानून था? देखिए, सिका 1985 भारत में औद्योगिक रुग्णता से निपटने के लिए बनाया गया एक विशेष और काफी व्यापक कानून था। इसने बीएफआईआर और एआईएफआर जैसे विशेष अर्धन्यायिक निकाय बनाए। इसका मुख्य फोकस, जैसा हमने बात की, कंपनियों को बंद करने के बजाय उनके पुनर्वास पर था। हाँ, बचाने पे जोर था। जी, इसने बीमार कंपनियों की पहचान, उनकी जांच, पुनर्वास योजनाएं बनाने, जिसमें कई तरह के वित्तीय और प्रबंधकीय उपाय शामिल थे, और जरूरत पड़ने पर उन्हें बंद करने की एक पूरी संरचित प्रक्रिया स्थापित की। को उभरने के लिए एक जरूरी मोहलत भी दी, भले ही वो कभी-कभी लेनदारों के लिए मुश्किल पैदा करता हो। बिल्कुल। ये कानून कहीं न कहीं एक मुश्किल संतुलन साधने की कोशिश करा था। एक तरफ बीमार कंपनी को बचाने की जरूरत, जिससे रोजगार और उत्पादन बना रहे, और दूसरी तरफ लेनदारों के जायज अधिकारों के बीच। इसने प्रबंधन की जवाबदेही तय करने की भी कोशिश की, जैसा हमने धारा 24 में देखा। हालांकि सिका को 2016 में निरस्त कर दिया गया और उसकी जगह अब दिवाला और दिवालियापन संहिता यानी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड आईबीसी आ गया है। सिका का दौर और उसके अनुभव आज भी हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। हाँ, और यहीं पर शायद सोचने वाली बात यह है, सिका का जो पुनर्वास केंद्रित मतलब रिहैबिलिटेशन फोकस्ड नजरिया था, क्या वो आज की तेज रफ्तार अर्थव्यवस्था के लिए ज्यादा उपयुक्त था, या फिर आईबीसी का जो समयबद्ध समाधान मतलब टाइम बाउंड रेजोल्यूशन और लेनदारों के हितों पर ज्यादा ध्यान देने वाला तरीका है, वो बेहतर है? ये बड़ा सवाल है। क्योंकि सिका में कंपनियां कई बार सालों तक बायोफार में अटकी रह सकती थीं, जबकि आईबीसी में तेजी पर जोर है। क्या एक तरीका कंपनियों को बचाने में ज्यादा कामयाब था और दूसरा लेनदारों का पैसा लौटाने में, या फिर दोनों के अपने अपने फायदे और नुकसान हैं? इस संतुलन पर विचार करना वाकई दिलचस्प है।